बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम पॉइंट्स को प्लेन में देखेंगे कि पॉइंट्स को प्लेन में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इससे पहले हमने पॉइंट्स को देखा था रियल लाइन पे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पॉइंट्स को प्लेन में आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम ऑर्डर्ड पेयर का यूज़ करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर जो है वो हमें हेल्प करेंगे कि कोई से दो पॉइंट्स अगर लाई कर रहे हैं प्लेन में, तो उन पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना हो तो कैसे मालूम करते हैं। पॉइंट्स के दरमियान अगर उनका इंक्रीमेंट मालूम करना हो तो कैसे मालूम करते हैं। फिर हमें इक्वेशन दी गई होंगी तो उन इक्वेशन की मदद से उसके ग्राफ का बिहेवियर बताना होगा। ठीक है, पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उस लाइन की अगर स्लोप मालूम करनी हो तो वो कैसे मालूम करते हैं। उस लाइन के परपेंडिकुलर, उस लाइन के जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन बनती हैं उसकी अगर स्लोप मालूम करनी हो तो वो कैसे मालूम करते हैं। उसके बाद हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि वर्टिकल लाइन की क्या स्लोप होती है, इक्वेशन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या इक्वेशन होती है। तो इंक्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो इंक्रीमेंट की डेफिनेशन होती है व्हेन अ पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट इन अ प्लेन टू अनदर the net change in its coordinate is called increment। तो ये मैं आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसको कह सकते हैं। प्लेन के लिए हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मसलन ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ किसी तरह भी बन रहा है। तो मैं कहता हूँ एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ। तो इसके x और y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये वाला इसका x कोऑर्डिनेट होगा और ये इसका क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसके साथ ये x और ये y। ठीक है, इसको आप अगर x1 y1, इसको भी x1 और y1 कह दें। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्राफ पे। मीन्स कि मैंने यही बोला है ना कि इंक्रीमेंट की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। व्हेन अ पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट इन अ प्लेन टू अनदर, ठीक है, द नेट चेंज इन इट्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। तो ये पॉइंट है ए, ये मूव कर रहा है। ठीक है, मूव करते करते मैं कहता हूं कि ये ग्राफ के यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो हमने अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक मूव हो चुका है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट में भी चेंज आ जाएगी। ठीक है, पहले इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1, अब यहाँ पे हो जाएंगे, इसको अगर हम x2 और इसको y2 कह दें। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा x2 और इसके अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें y एक्सिस पे तो ये इसका y2 बन गया। तो अब इसके पॉइंट्स पहले यहाँ पे लाई कर रहा था, अब यहाँ पे पहुंच चुका है। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में चेंज आई है। ठीक है, यही पॉइंट पहले यहाँ पे था ग्राफ में, अब यहाँ पे पहुंच चुका है। पहले इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट था x1, अब बन चुका है x2। पहले इसका y कोऑर्डिनेट y1 था, अब y2 बन चुका है। तो यही जो इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ रही है ना, इसी को हम इंक्रीमेंट कहते हैं। तो अगर हमने चेक करनी हो कि इसके x कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आई है, x में क्या इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट के लिए हम ये वाली नोटेशन यूज करेंगे, डेल x। इसका मतलब है कि इसके x कोऑर्डिनेट में चेंज, वो कैसे मालूम करेंगे। तो आप क्या करें कि इसका x1 कोऑर्डिनेट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लें फ्रॉम x2, यानी x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 करेंगे तो x में जो इंक्रीमेंट आया है, x में जो नेट चेंज आई है वो आपको मालूम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह y कोऑर्डिनेट में अगर देखें तो वो कैसे चेंज निकालेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है, इस x कोऑर्डिनेट को हम जस्ट एब्सिसा भी कह सकते हैं या x कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, y को हम y कोऑर्डिनेट या जस्ट ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट अगर मालूम करना हो कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान, अगर उनका इंक्रीमेंट मालूम करना हो तो इस फार्मूले की मदद से हम उसका इंक्रीमेंट मालूम करेंगे। उसके बाद चेंज अगर डिस्टेंस मालूम करना हो, यानी ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस अगर मालूम करना हो तो ये कैसे मालूम करेंगे। तो ये इसके लिए फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ दोनों जो इंक्रीमेंट आए हैं उनका स्क्वायर करके आप उसका सम करें, यानी डेल्टा x स्क्वायर और प्लस डेल्टा y होल स्क्वायर। तो इससे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो डिस्टेंस होगा प्लेन में दो पॉइंट्स के दरमियान का, यानी A से B के दरमियान का डिस्टेंस। इंक्रीमेंट आप इन दो फार्मूलों की मदद से मालूम करेंगे और इस फार्मूले से आप डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के पहले 4 क्वेश्चन में यही आपने मालूम करना है। इंक्रीमेंट मालूम करना है, मीन्स कि आपने डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू मालूम करनी है, और उसके बाद हमने
पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस बताना है। तो ये दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहा है यानी प्लेन में लाई कर रहा है, तो हमने इनका इंक्रीमेंट बताना है। तो आपको बताया है, इनकी मदद से आप यहाँ से देख लें, x1 की जगह क्या है -3 और y1 की जगह क्या है 2, उसके बाद x2 की जगह यहाँ पे है -1 और y2 की जगह है -2। ठीक है, इंक्रीमेंट मालूम कर लें तो यहाँ पे पहले हम डेल्टा x मालूम कर लेते हैं। तो डेल्टा x इक्वल आ जाएगा x2 -x1। तो x2 की जगह क्या है, x2 की जगह है -1, फिर माइनस और x1 की जगह है -3, ये आ जाएगा -3। तो इसको अगर हम हल करें तो डेल्टा x किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा x इक्वल आ जाएगा -1 और ये बन जाएगा +3। तो आंसर हमें मिलेगा -1 और +3 से आंसर हमें मिलेगा 2। उसके बाद सेकेंड इंक्रीमेंट यानी डेल्टा y कोऑर्डिनेट में क्या नेट चेंज आई है, तो वो मालूम करने के लिए y2 - y1 इज इक्वल टू y2 की जगह क्या है -2, फिर माइनस है फार्मूले में और यहाँ +2 है, तो आंसर आ जाएगा -4। तो दोनों जो इंक्रीमेंट थे वो हमने मालूम कर दिए हैं, डेल्टा x इक्वल टू 2 और डेल्टा y इज इक्वल टू -4। उसके बाद हमने डिस्टेंस मालूम करना है पॉइंट्स के दरमियान। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है स्क्वायर रूट ऑफ डेल x स्क्वायर प्लस डेल y होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें। डेल्टा x की वैल्यू है 2 यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस डेल्टा y का आंसर है -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हल करें तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस -4 का स्क्वायर 16 होल का स्क्वायर रूट, तो आंसर बन जाएगा d इज इक्वल टू 20 होल का स्क्वायर रूट। 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, अलग-अलग स्क्वायर रूट कर लें यानी 4 का स्क्वायर रूट अलग, 5 का स्क्वायर रूट अलग। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 5 का स्क्वायर रूट ये लिखेंगे क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही लिख देंगे। तो ये जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यानी प्लेन में ए से बी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट्स ए और बी यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ए से बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ये इक्वल है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये वैसे मैंने बोल दिया है, ये इस तरह के पॉइंट्स नहीं है, यानी ये प्लेन में कहीं और पे लाई करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया है 1.2 एक्सरसाइज का। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आपने खुद से ट्राई करके उनका जो सोल्यूशन है वो आपने मेरे साथ ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 to 8, उसमें इक्वेशन दी गई हैं, उन इक्वेशंस का हमने उन इक्वेशन के ग्राफ का बिहेवियर बताना है। ठीक है, यानी वो किस तरह का ग्राफ बना रही हैं। तो मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन जर्नल फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, मसलन आप जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। सर्कल की जो इक्वेशन है वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये दोनों जनरल फॉर्म है सर्कल की। अब इन इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, हम इनको यहाँ से इक्वेशन से देख के हम सर्कल का बता सकते हैं कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पे लाई कर रहा है, मीन्स के ओरिजिन पे लाई कर रहा है या ओरिजिन से हट के कहीं पे भी लाई कर रहा है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पे लाई कर रहा है, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है ना, सर्कल में सेंटर होता है, रेडियस होता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिस सर्कल का सेंटर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर पे मौजूद है, ओरिजिन पे मौजूद है। ये देखें, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ओरिजिन ये वाला पॉइंट, यानी यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 0 होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है। उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन से हट के है, यानी यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ पे लाई कर सकता है, या कहीं और पे भी लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो h और k मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये उसके सेंटर के वर्टेक्स हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं सेंटर सर्कल के सेंटर को c से डिनोट कर दूँ तो h और k मैंने क्या यूज़ किए हैं, उस सेंटर के कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 0 इस फॉर्म में, बिल्कुल क्लियर करने के लिए, h और k की वैल्यू दिखाने के लिए, प्लस वाई
माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें एच और के की जगह क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। मीन्स कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और उसका रेडियस जो है वो आर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो है इसमें इक्वेशन दी गई हैं, हमने बताना है कि इससे किस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल इस इक्वेशन की तरह आप इसको करके दिखा, इसके साथ कंपेयर करें तो वैसे तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की जगह ऊपर अगर मैं 2 लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और उसका रेडियस क्या है 1 है। तो या आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसके साथ कंपेयर कर लें। एच और के की जगह जो वैल्यू आएंगी वो सर्कल का सेंटर कहलाएंगी और आर की जगह जो वैल्यू आएगी वो उस सर्कल का रेडियस कहलाएगी और इक्वल का साइन साथ है, ये ख्याल रखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखें एच और के की जगह 0 0 आ रहा है, ठीक है, और आर की जगह 1 आ रहा है। लिहाजा ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है, सेंटर को अगर मैं सी से डिनोट करूं 0 0 है और उसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है। ठीक है, यही हमने बताना था कि इस इक्वेशन से हमें किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन से जो हमें ग्राफ मिलने वाला है वो एक सर्कल का ग्राफ मिलेगा और उसका सेंटर ये है और ये उसका रेडियस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आपने खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल 3। तो ये भी एक किस्म का हम इसको सर्कल तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वलिटी के साथ यहाँ पे एक इक्वलिटी भी दी गई है लेस देन। मीन्स के ये वाली जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी आप एक्स की और वाई की वैल्यू ऐसे रखेंगे जिसका आंसर इक्वल टू 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है लेस आर इक्वल 3, यानी 3 भी आ सकता है और 3 से लेस भी आ सकता है। मीन्स कि ये एक ऐसा सर्कल है, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन इस तरह का कुछ बन रहा है उसका ग्राफ, लेकिन उसमें ये बाउंड्री भी शामिल है क्योंकि ये वाला नंबर बाउंड्री कहलाएगा, बाउंड्री, ठीक है। लेकिन लेस देन से मुराद बाउंड्री के अंदर वाला एरिया पे ये स्पेस, यही चीज भी आ रही है, इंटीरियर पार्ट भी उसके सॉल्यूशन में शामिल है। तो इस ये वाली जो शेप है ये किसकी है, ये डिस्क है। यानी इस इक्वेशन से जो हमें ग्राफ मिलेगा उससे एक डिस्क बनेगी और उस डिस्क का जो सेंटर है, सेंटर इसका भी वही बन रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस एच, डिस्क के लिए भी यही इक्वेशन यूज होती है, प्लस वाई माइनस एच की जगह क्या है यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 और लेस आर इक्वल, डिस्क का भी रेडियस होता है, सेंटर होता है, तो रेडियस के लिए हम इस 3 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। बिल्कुल वही फॉर्म बन गई। डिस्क के लिए भी यही इक्वेशन यूज होती है, जस्ट यहाँ पे लेस आर इक्वल का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो एच और के की जगह 0 0 आ रहा है और आर की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है। तो मीन्स कि इस इक्वेशन से जो हमें ग्राफ मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, एक डिस्क मिलेगी जिसका सेंटर को सी से डिनोट करें तो वो 0 0 है और उसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 to 12, उसमें हमने प्लॉट करना है, यानी पॉइंट्स को ग्राफ, पॉइंट्स की मदद से पहले तो ग्राफ कंप्लीट करना है, फिर उन पॉइंट्स की मदद से जो लाइन बनता है, लाइन सेगमेंट बनता है। लाइन सेगमेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाइन का कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है। तो लाइन सेगमेंट जो बनता है उस लाइन की स्लोप हमने मालूम करनी है, फिर उस लाइन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन बनती हैं उनकी कॉमन स्लोप हमने बतानी है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इनको करें। जितने यहाँ पे करवा रहा हूँ इनको भी अच्छे तरीके से समझें और बाद में जो आपके लिए होमवर्क बता रहा हूँ वो भी आपने खुद से करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 9 है, पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 and 2 और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट हैं -2 and -1। हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स की मदद से जो लाइन सेगमेंट बनता है, सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करना है, ठीक है, प्लॉट करना है। फिर इन पॉइंट्स की मदद से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसकी स्लोप बतानी है। फिर
इन पॉइंट से जो लाइन बनती है उस लाइन के जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन है उनकी कॉमन स्लोप बतानी है। कॉमन स्लोप इसलिए है क्योंकि पैरेलल जो लाइन होती है उनकी स्लोप सेम होती है। मसलन आपके पास ये एक लाइन है, इसकी स्लोप आपको मालूम है, तो इस लाइन की जितनी भी और पैरेलल लाइंस होंगी उनकी स्लोप वही होगी, सेम होगी, ठीक है। इसलिए उसने कहा है कि कॉमन स्लोप बताएं। तो सबसे पहले तो हमने इन पॉइंट्स को, ये क्वेश्चन नंबर है 9, इसको हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे 1, यहां पे 2, आगे इधर पॉजिटिव नंबर एक्स की वैल्यू, इधर नेगेटिव माइनस का 1, माइनस का 2 एंड सो ऑन, ठीक है, माइनस का इन्फिनिटी था। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 1 और ये माइनस का 2, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू। पॉइंट्स को ड्रा करें, -1 और 2, -1 और 2 कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 1 है, तो ये माइनस का 1 हो गया यहाँ तक, और उसके बाद फिर 2, तो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ए है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1 यहां पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इनको आपस में ज्वाइन कर दें, ठीक है। वैसे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है पूरी, लेकिन हमने इन लाइन का सेगमेंट मैंने बोला था, क्योंकि इन पॉइंट्स को मिलाने से ये वाला हिस्सा जो लाइन का आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं माइनस का 2 एंड माइनस का 1। तो ये वाली जो लाइन बनती है, सबसे पहले हमने प्लॉट करना था, ये प्लॉट कर लिया है। उसके बाद हमने ये लाइन सेगमेंट जो बनता है इसकी स्लोप बतानी है। तो स्लोप कैसे मालूम करते हैं, कोई से 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो तो उनके लिए स्लोप कैसे मालूम करते हैं। स्लोप के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं ज़्यादातर, स्लोप को एम से डिनोट किया जाता है, एम से। और फार्मूला क्या है कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप मालूम करने का, तो आप डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, यानी उसके वाई कोऑर्डिनेट्स में जो चेंज है उस पर डिवाइड कर दें उसके एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज है, यानी इंक्रीमेंट वाई के इंक्रीमेंट पे एक्स के इंक्रीमेंट को डिवाइड करें तो जो वैल्यू मिलेगी वो उस लाइन की स्लोप कहलाएगी। आप जानते हैं डेल्टा वाई कैसे निकालना है, y2 माइनस y1 ओवर डेल्टा x मालूम करना है x2 माइनस x1, इक्वल होता है किसके, y2 की जगह है माइनस का 2, फिर माइनस है फार्मूले में, सॉरी y2 की जगह है माइनस का 1, फिर माइनस है फार्मूले में, और y1 की जगह है 2, और डिवाइडेड बाय x2 की जगह है माइनस का 2 और माइनस फार्मूले में है, और यहाँ पे माइनस का 1 है x, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो m इक्वल आ जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 1, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा प्लस का 3। तो ये जो लाइन जो सेगमेंट है इसकी ये स्लोप है m इक्वल टू 3। इसके बाद हमने बताना है कि इस लाइन सेगमेंट के जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन है उनकी कॉमन स्लोप बतानी है। परपेंडिकुलर जितनी भी, क्योंकि इसकी इन्फिनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बनाई जा सकते हैं, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इस तरह इसके दरमियान इन्फिनाइट ऐसी लाइन बनाई जा सकती हैं जो इस लाइन सेगमेंट के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन उसने कॉमन स्लोप कहा है क्योंकि इन लाइन की जो स्लोप है ये तो हम बात कर रहे थे स्लोप की, कि इस लाइन सेगमेंट के जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन बनती हैं उनकी कॉमन स्लोप बतानी है। तो कॉमन स्लोप इसलिए क्योंकि जितनी भी लाइंस हैं इनकी स्लोप सेम होगी, ये जितनी परपेंडिकुलर लाइन है इनकी स्लोप क्या होगी, सेम होगी। अभी मैंने आपको बताया है कि जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। तो ये लाइन जितनी भी हैं इस लाइन के तो परपेंडिकुलर हैं, इस लाइन के तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जितनी लाइन है आपस में पैरेलल है। तो किसी एक लाइन की आप स्लोप निकाल लें, ठीक है, तो आपको जो स्लोप मिलेगी वो सारी लाइन की स्लोप के इक्वल होगी। इन जितनी लाइंस हैं इनकी स्लोप सबकी सेम होगी। तो कोई एक स्लोप निकालें, तो कोई से 2 लाइन की स्लोप मालूम करने का जो फार्मूला है, यानी 2 लाइंस हैं आपके पास, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इस लाइन को अगर मैं L1 कह दूं और इस लाइन को L2 कह दूं, इस लाइन की जो स्लोप है अगर मैं उसको M1 कह दूं और इस लाइन की स्लोप को मैं अगर M2 कह दूं,
तो ये कैसे इक्वल होता है, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी उन दोनों लाइन की स्लोप का जो प्रोडक्ट है ना वो -1 के इक्वल होता है। तो अब मुझे अगर एक स्लोप मालूम है, फॉर एग्जांपल m1 स्लोप मुझे मालूम है, m2 मैंने मालूम करनी है, तो -1 डिवाइडेड बाय m2, सॉरी m1 मैंने अगर मालूम करनी है, m2 मुझे मालूम है, तो इस फार्मूले की मदद से मैं दूसरी स्लोप मालूम कर लूँगा। मीन्स के जो आपको स्लोप गिवन है आप उसका नेगेटिव करके उसका रेसिप्रोकल कर दें तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो दूसरी लाइन की स्लोप होगी। मीन्स कि एक स्लोप आपको मालूम है ना जिस लाइन की, तो उसका आप नेगेटिव करके रेसिप्रोकल करेंगे तो जो स्लोप मिलेगी वो उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बन जाएगी। तो m इज इक्वल टू 3 है, ये a से b जो लाइन सेगमेंट है उसकी स्लोप है, मीन्स कि इसकी स्लोप है a से b की। अब आपने इसके परपेंडिकुलर की बतानी है तो इसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। तो कॉमन स्लोप ऑफ ऑल परपेंडिकुलर के लिए ये नोटेशन यूज होती है, ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। ये ए से बी जो लाइन सेगमेंट था उसकी स्लोप और ये वाली जो स्लोप है ये जितनी भी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उनकी ये स्लोप है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 10, 11 और 12 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हैं, ये आपने खुद से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, इसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन और दूसरी क्या है वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन है वो बतानी है। तो ये क्या होती है, 3 तरह की स्ट्रेट लाइन होती हैं। कितने की? 3 तरह की स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो सबसे पहले होती है स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x 0 होता है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। और एक होती है स्ट्रेट लाइन जो कि वर्टिकल लाइन बनती है उसकी। तो वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, x 0 होता है, y की कोई ना कोई वैल्यू होती है। और फिर है स्लांट लाइन, ठीक है। स्लांट लाइन जैसे कि अभी मैंने ये बताई है, ये एक स्लांट लाइन बन रही है जिसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कैसी बन सकती है, बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर आ सकती है, या x एक्सिस से अबव हो सकती है, या x एक्सिस से बिलो हो सकती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप है। तो इसके लिए क्या यूज होगा, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। अगर y 0 है तो x एक्सिस हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। यानी अगर a 0 है तो x एक्सिस वाले x एक्सिस है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होगी। अगर a जो है वो a ग्रेटर देन अगर 0 है तो अबाउ द x एक्सिस है, और अगर a लेस देन 0 है तो बिलो द, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे a की ही कंडीशन अगर बताऊँ इस लाइन के लिए तो a लेस देन 0, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, ठीक है। मीन्स के अगर आपको पॉइंट्स दिया गया है तो इसमें आप देखना इस लाइन पे क्या कॉमन है, ये लाइन जितनी भी जा रही है इसमें जो y की वैल्यू है वो फिक्स है, ठीक है, और x वाली वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और इस पे अगर इनमें भी देखें तो y की वैल्यू फिक्स है और x की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है जितनी भी। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा क्या होता है, y की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, और x की वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। और वर्टिकल लाइन जो होती है उसमें x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मालूम करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें पॉइंट्स दिया गया है कौन सा, -1 और 4/3, मीन्स कि ये x है और ये y, ठीक है। तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो जहां से x इज इक्वल टू -1, ये किसकी इक्वेशन होगी, x इज इक्वल टू -1, या हम इसको लिख सकते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ क्या बनेगी, वर्टिकल लाइन। और y इज इक्वल टू क्या है, 4/3, या हम इसको लिख सकते हैं y -
4/3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जैसा हमने इक्वेशन बतानी हॉरिजॉन्टल लाइन की और वर्टिकल लाइन की, तो ये आपके सामने। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, पहले 16 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिए हैं, बाकी जितने क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने खुद से करके मेरे साथ उनका सोल्यूशन शेयर करना है। आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज़।